एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी और वुसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। मलिक रियाज ऑफ बहरिया टाउन, नाम तो आपने सुना ही होगा। सबके करता धरता हैं और हर जो सियासतदान है कमो बेश मुस्तफ़ीज़, सबका साथी सबका दोस्त, सबका साथी सबका दोस्त। मलिक रियाज साहब का आपको याद होगा कि दिसंबर 2019 में जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने कोई सेटलमेंट की 190 मिलियन पाउंड की और पाकिस्तान को मुतला किया कि जनाब ये मलिक रियाज के पास जो है ना एक सेटलमेंट हुई है और ये सेटलमेंट जो है एक प्रॉपर्टी है जो बाद में पता लगा कि शरीफ्स की मलकियत थी जो उन्होंने उनसे ख़रीदी, मगर उसकी वो ट्रेल नहीं दे पाए तो 190 मिलियन पाउंड जुर्माना, और वो जुर्माना भी पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किया जा रहा है। सब बड़े खुश हुए क्योंकि उन दिनों साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का नारा था कि मैं तमाम लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा। तो पैसे लग तो रहे थे लेकिन दौलत वापस नहीं आ रही थी। तो जब ये 190 मिलियन पाउंड का ऐलान हुआ तो पता लगा कि तो लोग खुश हो गए कि यार तो कम से कम सर आना तो शुरू हुआ है। 190 मिलियन पाउंड का मतलब है कि तकरीबन 50 अरब के लगभग बनते हैं। वो पैसे आ गए, मगर फिर ये पता लगा कि उस वक्त की कैबिनेट ने उस डील को खुफिया करार दिया और कहा कि ये रकम जो है सारी की सारी मलिक रियाज साहब के उस अकाउंट में चली जाएगी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ खोला हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मलिक रियाज को ज़मीनों पर कब्ज़े पर जुर्माना किया था उसकी पेमेंट उस रकम से होगी जो असल में हुकूमत पाकिस्तान के पास आनी थी। 160 अरब की डील हुई जी, 9 ज़्यादा थे मेरे ख्याल में, 460 अरब थे। अच्छा, 460। तो वो जो है वो उन्होंने इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गई और पे कैसे हुई क्या हुआ, तो इस पर उस वक्त खासी बातें हुई, मगर फिर बाद में ये पता लगा कि मलिक रियाज साहब ने उस वक्त जो है हुकूमत को कोई तकरीबन 250 कनाल के करीब एक जेहलुम के पास ज़मीन दी, जिस पे जो उस वक्त के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा वो एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जो रूहानियत की तालीम देगी और कादिर यूनिवर्सिटी उसका नाम रखा गया। और उस वक्त मैं चाहता हूँ कि आप सुन लें कि खान साहब का क्या ख्याल था कि ये क्या करेगी, सुनिए। मैं जब ऊपर से देखता हूँ इस सारी इंस्टीट्यूट को और इस इलाके को, मेरे में कोई शक नहीं कि ये एक वो दुनिया के अंदर, मैं पाकिस्तान की अब बात नहीं कर रहा, इस्लाम की दुनिया में एक इंस्टीट्यूट बनेगी, ये कोऑर्डिनेट करेगी। जिस तरह अल अज़हर का नाम है उसी तरह ये भी वो एक इंस्टीट्यूट बनेगी। जी सर, अल अज़हर यूनिवर्सिटी की टक्कर की तो दाहिर है बिल्कुल बननी भी चाहिए। मगर आज जो है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक कागज़ लहरा दिया और उन्होंने कहा कि असल में ये जो सारा ज़मीन थी ये उसी सेटलमेंट के बदले में दी गई। तो सुनिए राना सनाउल्लाह साहब की बात। वो 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट करवा दिया। यानी ऐसे ही है कि मैंने अगर किसी जगह पे पैसे देने हैं तो एक जगह पे अगर पैसे जो है वो इलीगल हैं और वो अब रियासत का हक बन गए हैं, तो वहाँ से ला के जो है वो उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट अगर एडजस्ट हो जाए तो फिर उसके तो पैसे पूरे हो गए। 5 अरब रुपया जो था उसने इनका हिस्सा जो है वो इनको अदा कर दिया। बहरिया टाउन ने जो है ये अपना जो है ये ज़मीन अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र की है। ये इसकी जो है ये अपना इसका एग्रीमेंट है, ये डोनेशन की है, डोनेट किया है बहरिया टाउन ने जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत इस ज़मीन को। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये भी पहली दफ़ा ही हुआ है कि इसमें जो साइन है वो एक तरफ जो है वो डोनर बहरिया टाउन के हैं और दूसरी तरफ जो है वो बुशरा खान साहबा के हैं। फर्स्ट लेडी जो है इस एग्रीमेंट को खुद साइन कर रही है और ये अल कादर ट्रस्ट है। अल कादर ट्रस्ट को जो है ये कीमती अराजी जो इन बिलियंस है उसको जो है वो ट्रांसफ़र की गई है। जी, कह रहे हैं कि जो इमरान खान की जो अहलिया है उन्होंने
ट्रस्ट के तौर पर साइन किया। और अल कादिर की वेबसाइट पे जाएं आप तो इमरान खान साहब का बतौर चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट जो है वहाँ पर तस्वीर भी लगी हुई है। ये पहले गई थी जुल्फी बुखारी के नाम ट्रांसफ़र हुई और उस जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में इमरान खान साहब के अलावा जुल्फी बुखारी थे और बाबर एवान थे, मगर बाद में इन्हें चेंज करके और बुशरा बीबी थी, तो बाद में चेंज करके जुल्फी बुखारी और बाबर एवान को निकाल दिया गया और फरा गोगी नाम तो सुना होगा, उनको ले आए इसके सारे। इसके अलावा भी फरा गोगी को बकौल राना सनाउल्लाह बनी गाला में 200 कनाल के लगभग ज़मीन जो है वो मुंतकिल हुई थी बहरिया टाउन की तरफ। बहरहाल ये यूनिवर्सिटी का हाल जो है जी जी। फिर उन्होंने कहा ये तो ज़ाहिर सभी करते हैं कि मुंतकिल शुदा जो ज़मीन थी उसकी कीमत दर्ज की गई और हुकूमत ने मामला पे चुप और दबाने की कोशिश की और इसका चार्टर भी अब तक मंजूर नहीं हो सका असम्बली से। वही कुछ इस तो तरह की चीज़ें हैं। इस छोटे जामिया अल अज़हर का क्या आजकल क्या सूरत हाल है और इस यूनिवर्सिटी में क्या कुछ होता रहा, उस पर कासिम अब्बासी हैं, एक बहुत रिपोर्टर हैं, द न्यूज़ अखबार में होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने एक ख़बर की तो हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, आपने इस यूनिवर्सिटी के ऊपर ख़बर की, इस साल अप्रैल में छपी भी खासी डिटेल खबर थी, तो हम चाह रहे हैं आप हमें बताइए कि इस यूनिवर्सिटी को जिसको जामिया अल अज़हर बनना था, असल में उस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ और अब कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने डिसिप्लिन्स हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह कि आपने बताया कि इसके जो ओरिजिनल ट्रस्टीज थे, सबसे पहले ये 2019 के एंड में बाबर अवान साहब ने ट्रस्ट डीड जो है इसकी अल कादिर यूनिवर्सिटी की रजिस्टर करवाई थी और उसके बाद जो है इसमें जो इनिशियल ट्रस्टीज थे ये बाबर अवान थे, जुल्फी बुखारी साहब थे और इमरान खान साहब थे और बुशरा बीबी साहब थी। लेकिन उसके बाद जब डोनेशन हुई, मलिक रियाज साहब ने 460 कनाल ज़मीन जो जेलम में थी वो इनको डोनेट की अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए और ये इनिशियली ट्रांसफ़र जो हुआ था जुल्फी बुखारी साहब के नाम पे हुआ था, लेकिन उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब ने अल कादिर ट्रस्ट के पर ये ट्रांसफ़र कर दी और उसकी जो एक्नॉलेजमेंट ट्रीटी थी वो बुशरा बीबी ने साइन की बनी गाला हाउस में, और वो जैसा आपने अभी मेंशन किया कि बहरिया टाउन और बुशरा बीबी के दरमियान हुई थी। और जब अभी आपने जो क्वेश्चन किया है कि ये क्या यूनिवर्सिटी उस तरह की चल रही है जिस तरह का इमरान खान साहब ने अल अज़हर वाली भी जो एग्जांपल दी थी, तो उसके हवाले से तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ वो फैक्ट्स बता सकता हूँ कि जब उस वक्त मैंने इन्वेस्टिगेट किया था तो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 37 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और ये यूनिवर्सिटी भी डिक्लेयर्ड नहीं थी, ये एज अ कॉलेज काम कर रहा था और इसको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ एफिलिएट किया गया था और सिर्फ एक प्रोग्राम इन्हें पढ़ाने की जो थी इजाजत थी और 50 सीट्स इनके लिए एलोकेट की गई थी, लेकिन ये वो भी पूरी नहीं कर सके थे और 37 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि जैसा कि आपको पता है कि ये अपेरेंटली ट्रस्ट के नाम पर काम कर रहा था, लेकिन स्टिल दे वर चार्जिंग फीस फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट अच्छी खासी डोनेशन जो थी इनको मलिक रियाज साहब से भी मिल रही थी। एक साल में जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक इनको 180 मिलियन डोनेशन आया। इससे अलावा इन्होंने अपने अकाउंट्स में जो इनकम शो की हुई थी वो जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक 101 मिलियन रुपीस थी। तो अब इसके बावजूद दे वर चार्जिंग फीस फ्रॉम जो स्टूडेंट्स, और इन्होंने, मैं आपको बताता चलूं कि रिक्वेस्ट इन्होंने जरूर की थी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन से कि इनको चार्टर जो है वो डिग्री अवार्डिंग स्टेटस का वो दिया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, क्योंकि ये जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, जिस तरह इनके पास जो प्रोफेसर्स थे उनके पास PhD डिग्रीज नहीं थी और इस तरह के कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से इनको वो ग्रांट नहीं की गई थी। तो ये सूरत हाल थी और जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी, जितना कुछ भी था, मैंने इनसे पूछा कि ऑब्वियसली आप चार्ज क्यों कर रहे हैं फीस इन स्टूडेंट से अगर आप ट्रस्ट के नाम पे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने हमें कहा कि कंस्ट्रक्शन जो है और जो रनिंग कॉस्ट होती है यूनिवर्सिटी की, जो चलाना होता है, उसको सारा जो है पूरा करने के लिए इनको जो है वो अपने एक्सपेंसेस पूरे करने थे। तो एक तरफ ये कासिम आपने स्टोरी में ये लिखा कि 180 मिलियन रुपए मिले और इनका जो एक्सपेंडिचर था वो गालिबन 8 से 9 मिलियन, 8.9 मिलियन आपने बिल्कुल वो सिर्फ सैलरीज थी जो ये पे कर रहे थे, उधर स्टाफ जो था उसको।
तो उसके बावजूद ये फीस में भी लेते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये फीस पर भी लेते रहे। और जो आपने कहा था ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने इसका हवाला दिया था मलिक रियाज साहब का, जो पैसे जो है वो पाकिस्तान जो भेजे गए थे एनसीए से, इसमें ये एक इशू जो है ये देखने वाला है कि 2019 में जब मैंने आपको बताया इनिशियली ये जो ट्रस्ट डीड रजिस्टर हुई, उससे 3 हफ्ते पहले, पूरे 3 हफ्ते पहले जो खान साहब थे उस वक्त की काबीना में, जो उनकी काबीना थी उनके अंडर, उस पे उन्होंने ये मैटर जो है ये इसको लेकर आए, इसको डिस्कस किया और इसको सीक्रेसी में रखा। इवन के जो उनके बिल्कुल करीबी काबीना मेंबर्स थे उनसे भी उन्होंने कुछ को बताया, बाकियों को जो है वो सीक्रेसी उस पर मेंटेन रखी। तो ये जो है कि क्या 3 हफ्ते पहले जो है वो मलिक रियाज साहब के पैसे आए और उसके बाद जो है इन्होंने ये डोनेशंस हुई, उसके बाद फौरन अल-कादिर इतना ज्यादा जो है लैंड इनको गिफ्ट कर दिया गया और साथ पूरी जो वो ये सारा जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। तो क्या इस तरह का कोई सीन वो तो नहीं था कि कोई कॉम्पनसेशन ये थी या कोई इस तरह का मामला था? वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। यानी बहुत शुक्रिया कासिम, आपने तफसील से बताया। रिकवरी यूनिट जो है उसके तहत तहकीकात होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो यही एसेट रिकवरी यूनिट जो है शरीफ खानदान के खिलाफ कर रहा था, अब शरीफ खानदान जो है इसके खिलाफ कर रहा है। तो ये जो साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर है, इन्होंने आज एक ट्वीट किया है, इसलिए कि कहा यह जाता है कि ये जो मलिक रियाज और इनकी डील थी हुकूमत की, ये वो इन्होंने बिचौलिए यही थे। और तो उन्होंने कहा कि ये जो वन हाइट पार्क है जिसको खरीदा मलिक रियाज की फैमिली ने हसन नवाज से, तो ये जो अदायगी हुई और अगर ये इलीगल पैसा था तो हसन नवाज के पास भी पेमेंट मौजूद है, तो उसका भी कुछ सवाल होना चाहिए कि भाई वो किधर गई, अभी तक है या क्या है, वो पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। तो ये सवाल उन्होंने उठा दिया शहजाद। अच्छा, मसला ये है कि शहजाद अकबर साहब अब ये सवाल उठा सकते हैं और बिल्कुल उठाना भी चाहिए, मगर जब वो 190 मिलियन पाउंड जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए आ रहा था, अगर आपने वही वापस कर तो भैया फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इसका नोटिस नहीं लिया ना। नहीं, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो 50 अरब जो है वो सर काबीना का डिसीजन है ना। ये काबीना ने डिसीजन किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त के सदारत कर रहे थे, लीगल हुआ ना। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि लीगली किस बात की तहकीकात? राना सनाउल्लाह तो इस बात को दिखा रहे हैं कि जनाब इन्होंने उसके दरमियान जो है ना इसके बदले में लिया। इसमें टीप का बन गया था शायद कि जी 5 अरब रुपए जो डील हुई थी, 5 अरब रुपए बनी जेब में डाल लिए। नहीं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जमीन बेसिकली जो है ना, जमीन और पैसे 50 में से 5 अरब वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये जिनको शहजाद अकबर के ऊपर, जिन्होंने बाद में कहा कि वो तो उन्होंने ये कहा कि कमीशन ये जो है ना, तो बहरहाल ये कि कल इनकी बारी थी, आज उनकी बारी, ये सीधी सीधी बात ही है। फारसी इसकी ये बनेगी। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और 2-3 रोज़ से ख़बरें आ रही हैं कि साबिक फ़ौजी आमिर और सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो है, जिस वक्त दुबई में मुकीम है, वो उनकी जो हालत है वो ख़ासी तशवीशनाक है, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिस्तर मर्ग पर है और अनकरीब जो है कोई भी ख़बर आ सकती है। अहले खाना का कहना है कि उन्हें जो बीमारी है उससे उनके ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं और फेलियर हो जाता है, हो जाता है इस बीमारी में, तो वो भी इंडिकेट तो कर रहे हैं। तो उसके बाद ये बहस शुरू हुई कि क्या वो वापस आएंगे, लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा। आज DGISPR ने एक वो निजी चैनल दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए भी कहा कि फ़ौज ने भी पैगाम भिजवाया है कि अगर फैमिली को कि अगर उन्हें वापस लाना चाहते हैं तो हम उसका बंदोबस्त कर लेते हैं। या वो तो कानूनी तौर पे क्या? कानूनी तौर पे देखिए, एक पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार सेठ का जो फ़ैसला है वो अभी भी होल्ड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है स्टे ज़रूर किया है, लेकिन वो फ़ैसला बहरहाल मौजूद है। तो कोई भी उसके ऊपर, जिसमें वो खासा सख्त फ़ैसला था कि उनको सज़ाए मौत दें और डी चौक पर लटकाएँ। तो बहरहाल अब नवाज़ शरीफ साहब जो डायरेक्ट अफेक्टी हैं 99 के coup में, आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ ने उनका तख्त उल्टा था और फिर उनके साथ जो सलूक किया गया था उस वज़ीर आज़म हाउस में, वो भी सामने आया था कि उनको ज़बरदस्ती जो है धक्के भी दिए गए थे और ख़ासा उनके साथ बुरा सलूक किया गया था।
तो नवाज़ शरीफ साहब जो हालिया लंदन में मुकीम हैं, तो उनका एक ट्वीट आया आपसे कुछ देर पहले कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े हैं वो किसी और को भी सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, वो वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करेगी। तो एक जेस्चर है। अब वो ज़ाहिर है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो बिस्तर मर्ग पर कुलसूम नवाज़ साहिबा को छोड़ करके आए और उन्हें जो है फिर वापस नहीं जा सके। मुझे दो मिसालें याद आ रही हैं। एक तो फिलिपीन के आमिर थे फर्डिनेंड मार्कोस, जब उनका इंतकाल हुआ तो ये वहाँ बड़ी डिबेट थी कि इन्हें लाया जाए वापस या नहीं लाया, बहरहाल फिर उन्हें ले आया गया। दूसरी मिसाल जहन में आ रही है, चिली के आमिर थे जनरल पिनोशेट, वो 90 साल की उम्र थी और फिर वो अब ये मसला था कि चूँकि ज़्यादा उम्र हो चुकी है इसलिए उनको चिली ले जाके मुकदमा चलाया जाए या नहीं। तो बहरहाल वो स्पेन और बरतानिया की मदद से उन्हें लाया गया, एक्स्ट्राडाइट किया गया। फिर केस तो नहीं चला, लेकिन वो बीच में ही सारा काम लटक के रह गया, फिर उनका भी इंतकाल हो गया। तो इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। अब या तो ये है कि कानून अपनी राह ले। अच्छा, कानून का जो है खुसूसन जो आर्टिकल 6 का मामला है, यहाँ पे पाकिस्तान में एक तो ये पहली मिसाल थी कि इनको आखिरी जो सज़ा तजवीज़ की जाती है आर्टिकल 6 के तहत वो मिली, और फिर उस पर भी उस वक्त उनकी सेहत ज़ाहिर इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन वो उन्हें बाहर भेज दिया गया। और ये चौधरी निसार अली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो एक समझौता हुआ होगा। अब ये है कि अब वो ज़ाहिर है कि इस तरह मतलब एक दिल ये कहता है कि ठीक है भाई, हो गया जो होना था, मिट्टी पाओ। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर कोई कहे जी कि लीगली उन्हें सीधा यहाँ से वहाँ मुंतकिल करना चाहिए या थ्रू कोर्ट होना चाहिए, तो आई डोंट नो कि इसमें दोनों मुश्किलात मौजूद हैं। अब और ये बहस तो चलेगी, और ये बहस आइंदा कई सालों तक चलती रहेगी कि भाई अगर उन्हें यहाँ लाया गया कि भाई क्या उनके साथ क्या सलूक। क्योंकि मुझे याद है जितने हमारे दोस्त थे नूनी, वो तुर्की की मिसालें, आपको पता है तुर्की में जब इनकलाब आया और लोग टैंकों के नीचे लेट गए और फिर तुर्की में जिस तरह से फिर पुराने जर्नैलों को बुला ये मिसाल जो है वो ज़ाहिर है कि उस तरह से नहीं है, लेकिन बहरहाल इंसानी हमदर्दी और क़ानून के बीच की कोई सूरत हाल है। लेकिन जिस तरह उन्हें बाहर भेजा गया था वो भी एक सवालिया निशान है। ऐसे ही एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कहा जाता है कि पाकिस्तान में 95% जो लोग हैं उनका अक़ीदा इस्लामी है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। और इन 95% में से बहुत से लोगों ने ये रिवायत भी सुनी होगी कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि चादर पे एक बिल्ली, उनकी जो लाडली बिल्ली थी, वो सोई हुई है। तो आप जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हो गए और तब तक इंतज़ार किया जब बिल्ली खुद उठ के नहीं चली गई। तो इस हद तक ख्याल रखा जाता है, जो ये मिसाल आपने जो कायम की। लेकिन उसके बरक्स हम जो कहते हैं कि 95% यहाँ पे हैं, आए दिन खबरें आती रहती हैं कि जो एक साहब हैं उन्होंने सिर्फ तफरी में कुत्ते को गोली मार दी, सिर्फ अपना निशाना चेक करने के लिए, वो भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो जुल्म है वो बार बर्दारी के जानवरों पे होता है, गधा वगैरह और घोड़ा। यानी ज़ख्मी होना और इलाज होना तो अलग बात है, उनकी भूख और प्यास का भी कोई सिस्टम नहीं होता, मर गए तो लाश फेंक दी जाती है। फिर उसके बाद चिड़ियाघर जो बनाए गए हैं वो भी ज़िंदा अक़ूबत खाने हैं। आप याद करें कि 2020 में कावन जो हथनी है उसको बाहर के लोग बचा के लेके गए थे, यहाँ इनके पास वसाइल नहीं थे। अच्छा, मज़े की बात है कि अब तक जो इंसदाद बेरहमी हैवानात का एक्ट 1890 1890 का एक्ट है वही नाफिज है। अच्छा, उसमें पालतू जानवरों को का अहाता तो किया गया, लेकिन जो जंगली जानवर हैं, जंगली हयात है, उसका अहाता नहीं है। और कम से कम जुर्माना 1890 में तो 50 रुपये बहुत बड़ा रकम होगी, वो आज तक चला आ रहा है कि 50 रुपये अगर की सज़ा होगी अगर साबित हो जाता है कि इन्होंने क्रूअल्टी बरती है। इस मामले में 2014 में जो है 2020 में जस्टिस अतहर मिनल्लाह उन्होंने एक बड़ा तारीख साज फैसला दिया था
पिटिशन एक तो ये आई थी कि एक जो हथनी है कावन, उसके बारे में कि वो बड़ी तकलीफ ज़िंदगी गुजार रही है इस्लामाबाद ज़ू में। दूसरी पिटिशन ये आई थी कि एक रीछ है जिसे करतब दिखाने पे मजबूर किया जाता है और फिर उस पर तशद्दुद किया जाता है। और तीसरी दरख्वास्त ये आई थी कि जो गली में और सड़क पे जो कुत्ते होते हैं उनको गैर इंसानी अंदाज में हलाक किया जाता है। तो अतर मिनल्लाह साहब ने कहा था कि आइन के तहत जो हुकूक इंसानों के हैं वही जानवरों के भी हैं, और उनकी लाइन ये थी कि इंसानों के साथ साथ इन जानवरों को भी जो बुनियादी हुकूक हासिल हैं उनमें एक ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजारने का हक़ है जो इस जानवर के ग्रोही, फितरी और नफ्सियाती ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़ करता हो। लेकिन उसकी रोशनी में कोई कानून बनना नहीं था। तो हम इस्लामाबाद का जो ज़ू है वो ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि लेकिन उससे वो इशू बहरहाल हल नहीं हुआ। तो जानवरों की फलाह बहबूद की एक सरकर्दा तंजीम है आयशा चौधरीगर फाउंडेशन, उनकी जो करता धरता हैं आयशा इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो जॉइनिंग अस। आपका तो 24 घंटे का ये काम है कि ज़ख्मी और मज़लूम जो जानवर हैं आप उन्हें उठा के लाते हैं और फिर उनकी देखभाल भी करते हैं। तो लोग कितने जालिम हैं या रहमदिल हैं? देखिए ये बहुत द टू साइड्स ऑफ द कॉइन जैसे हम कहते हैं ना। एक साइड पे लोग बहुत जुल्म करते हैं, इसलिए जो 99% हम केसेस उठाते हैं हर दिन, जो मेरी एम्बुलेंस सर्विस बाहर जाती है, वो सब इंसान के हाथ के अब्यूज एनिमल्स है। तो किसी पे तेजाब फेंका गया है, किसी पे गाड़ी चलाई है, किसी पे द लेग हैज ब्रोकन, ऑन द अदर हैंड किसी किचन पे बॉइलिंग वाटर फेंका गया है। ये मेरा एवरीडे है, ये मैं हर दिन देखती। पति का काम करते हैं, एक कुत्ते को पकड़ के पत्थर के साथ मारा है, एक गधे को गार्बेज डंप से फेंका है। तो ये लिटरली एवरीडे एवरीडे ऐसे एनिमल्स आते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जो लोग हैं जो इन एनिमल्स के बारे में मुझे बताते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो द टू साइड ऑफ द कॉइन के लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, लेकिन लोग भी बहुत जुल्म करते हैं एनिमल्स पे। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रेंज डिवाइड जो अभी हमारे माशरे में। अच्छा, ये तो आप आम लोगों की बात कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे पिछले 1-2 हफ्ते से कुछ वीडियोस गश्त कर रही हैं और मंसूब उन्हें किया जा रहा है रिफाई यूनिवर्सिटी और एरिड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से कि वहाँ जो हैं तलबा के एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुत्तों को ज़बरदस्ती वहाँ से सड़क से पकड़ा जाता है और फिर उनकी सर्जरी के लिए उनका बच्चों का हाथ साफ़ करवाया जाता है। कुछ बच्चों ने इनकार भी कर दिया था, तो और उन्होंने शायद वीडियोस भी बना ली, लेकिन वो कितनी असली हैं या नहीं है हम सरेदस्त हम तौसीक नहीं कर सकते। ज़ाहिर है आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, उसके बाद आपने सुना है कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि अगर ऐसा वाकई हो रहा है तालीमी इदारों में जानवरों के साथ तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसका हल क्या है? देखिए, इसका हल ये है कि कभी भी किसी भी अगर आप तो जानते नहीं है, आप दूसरे मुल्कों में देखें ना कि वो भी वहाँ पे वो वेट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इंटरनेट पे एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि वो कैडावर्स इस्तेमाल करते हैं, वो एथिकली सॉफ्ट बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। देयर वेरी इजी बेटर एथिकल वेज अबाउट गोइंग अबाउट दिस। इनफैक्ट अभी जो बाहर होता है दे आर यूजिंग कंप्यूटर इमेज और वो उस पर टेस्ट करते हैं, बिकॉज टेस्टिंग ऑन लाइव एनिमल्स जो और वो एक्चुअली जो मुझे बताया गया था कि ये फ्रेंडली स्ट्रे डॉग्स है जिनका ख्याल लोग रखते हैं नेबरहुड, और बिकॉज वो इतने फ्रेंडली है वो आसानी से हाथ में भी आते। तो आई मीन ये कोई तरीका होता है एक वेट बनने का कि आप एक हेल्थी एनिमल के इंटेस्टाइन्स निकाल। आई मीन आई कांट इवन कभी तो मुझे क्या हुआ था जब मैंने वो वीडियोस देखी थी। दिस इज अब्यूज। और अगर ये स्टूडेंट हमारे वेट बनेंगे, that is not something I or anyone else should be comfortable with. So obviously there are always better ways of doing something. Suffering कभी भी किसी भी चीज का solution नहीं है। तो अगर I'm hoping I have tried to make an appeal. I have tried to get in touch with these schools and I really hope कि वो ethical तरीका ढूंढे, because हमेशा ethical तरीका होता है। जब मैंने
मेरी ये जो ये मेरा इदारा है, जो मैंने ये शुरू किया था, मुझे भी सब लोग कहते थे कि मैं पागल हूँ। ये पाकिस्तान में भगों का कौन देखता है, कुत्तों का कौन देखता है, एंड हाँ कोई नहीं देखता, लेकिन यू कैन बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट समथिंग जो अच्छा है, जो एथिकल है, which is good. So if we can actually do that for our students, जो हमारा youth है, to actually help them become good doctors, not just in the their bedside manner. तो आपने इस सिलसिले में कोई कोऑपरेशन ऑफर किया है इन तालीमी इदारों को कि आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑपरेशन कर सकते हैं? जी मैंने एक अपील की है, वो बहुत मुश्किल है उनसे टू गेट इन टच विद देम, लेकिन मैंने जरूर एक अपील सोशल मीडिया पे की है, एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल आर अपीलिंग टू देम कि प्लीज देयर आर ऑलवेज बेटर वेज ऑफ डूइंग दिस, सो आई रियली होप दैट दे टेक दैट। अभी तक आई डोंट नो, मैं पंजाबी में हम लोग व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमसे बात का। और आवाज़ की क्वालिटी, आवाज़ में मेरे ख्याल में स्काइप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन मतलब मैं आई विश के आयशा जो है वो सक्सेसफुल हों। आपकी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन क्या, ज़ाहिर है बचपना तो सर देखिए, हाँ देखिए यहाँ तो इंतज़ामिया सर ये हो जाए ना, हम मीडिया भी यही करते ना, फलां के देखें इतने कुत्ते हो गए और कोई बारी बारिश नहीं आते जाते काट लेते हैं, तो वो फिर इंतज़ामिया क्या करती है कि वो जा कर के या तो उन्हें जहर आलू वो गोश्त खिला देती है ताकि सारे मर जाए। बाज़ औक़ात ये भी हुआ है इस्लामाबाद पिंडी में कि गोलियां तक मारी गई हैं उनको, कि उस तरह से उनको वो किया जाए। हालांकि उनका अब जो जदीद तरीका है वो ये है कि आप पकड़ के उन्हें बांझ कर दें ताकि उनकी नस्ल ना बढ़ सके, तो वो क्रूएल्टी भी ना हो। हाँ, न्यूट्रल करने का जो सिलसिला है मेरे ख्याल में अगेन इंतज़ामिया कराची में कुछ हद तक किया, और इसमें सिंध हाई कोर्ट ने भी नोटिस लेकर के इंतज़ामिया को मजबूर किया कि आप ऐसे तरीके इख्तियार करें कि इनकी नस्ल आगे ना बढ़े, तो खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएगा, बजाय इसके कि आप जो है इनके साथ और वो जो यूनिवर्सिटी के नाम पे जो वीडियोस दिखाई गई उसमें तो बिल्कुल जिंदा हैं, उन्हें बिल्कुल जिंदा, और ये एनेस्थीसिया भी नहीं दिया गया। ये भी बहरहाल इस बारे में बात करते कि क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी है या लॉ जो वसत ने जैसे बता दिया 1890 का है, तो उसके बाद भी कहीं बात आगे बढ़नी है कि नहीं, वक्फे के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। और आपने सुना कि जानवरों के ऊपर जो जुल्म होता है उसको ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं है, ताहम हुकूमत का ये कहना है, और हुकूमत क्या जो वज़ीर आज़म के स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबराह हैं सलमान सूफ़ी, ये जो आजकल सोशल मीडिया पे तस्वीरें चल रही थी जानवरों के ऊपर, उन्हें बग़ैर बेहोश किए उनके ऑपरेशन की, उसके बाद इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसका ऐलान जो है वो पीर के रोज़ होगा अगले हफ्ते। मगर हमारे साथ मौजूद हैं सलमान, कुछ हमें सेलियंट फीचर बता सकते हैं? एक तो ये जो सारा चक्कर चल रहा है, ये जो फुटेजेस आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, इदारों में क्या क्राइटेरिया है जानवरों के इस्तेमाल का? इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये कोई तरीक़ाकार होता भी है या नहीं? बहुत शुक्रिया जैदी साहब और खान साहब। बेसिकली सर टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह अभी वसत साहब बता रहे थे कि कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं होता, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि जो इस चीज़ को देख सके कि भी जानवरों की एक्सप्लॉयटेशन नहीं की जाए। और अगर आप डेटा और स्टेटिस्टिक्स को देखें तो जानवरों के साथ एक तो जो अब्यूज़ होता ही होता है प्राइवेट घरों में, लेकिन जो ये लोकल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी जो लोकल गवर्नमेंट जब इनको कल करती हैं तो उसका कोई SOP मौजूद नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। तो जब ये वाकया सामने आया तो इसमें हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसमें जो इशूज थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन जब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया तो उन्होंने इस पर क्लियर डायरेक्शन दिए कि हम वी हैव टू कम अप विद अ पॉलिसी जो कि पूरे पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे इम्प्लीमेंट की जाएगी। और इसके सेलियंट फीचर जो बेसिकली जिन पे हम काम कर रहे हैं कि एक तो सारे जो वेटनरी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हों या वो गवर्नमेंट के हों, उनकी SOPs को दोबारा रिवाइज किया जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। उसमें जो जानवरों को आप टेस्टिंग के तौर पे यूज करते हैं उसको खत्म करने के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितनी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आपका ये जो आपने तरीकेकार पकड़ा हुआ था कि इनको गोली मारने का और इनको जहर देने का, दैट हैज टू एंड। इनकी न्यूट्रिंग के ऊपर काम किया जाएगा। और इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन जिस पे काफी जिन्होंने काम किया हुआ है, तो उसकी एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पे एक कमेटी हाई लेवल बनाई जा रही है जो कि
जिसमें सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी और सारी जो लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनको डायरेक्शन ये दी जाएगी कि आपने इन पॉइंट्स की बेस पे एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना है। और मैं पर्सनली जिस चीज पे बिलीव करता हूँ कि ये जूज का भी सिस्टम है, इसको भी टोटल ही रिवैम्प करने की जरूरत है। और अगर हम रूल्स को मेंटेन नहीं कर सकते तो जूस को भी जो है ना वो ग्रेजुअली खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो तफरीह के लिए नहीं है। उनको जिस तरह रखा जाता है, अगर हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक उनको नहीं मेंटेन कर सकते तो फिर उनको वापस उनकी जो जगह है वहाँ पे रिपेट्रिएट कर देना चाहिए। अच्छा, 1890 का जो एक्ट है अंग्रेज़ बहादुर के ज़माने का, वो इस वक्त नाफिज है यहाँ भी और इंडिया में भी। तो उसमें जो घरेलू जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनको तो प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, लेकिन जो जंगली हयातियात है उसे प्रोटेक्ट करने का बारे में कानून खामोश है। लेकिन जो मैंने अभी पिछले सेगमेंट में हवाला दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का जो 2020 का फैसला है, उसमें उन्होंने जो जंगली हयात है उसको भी प्रोटेक्ट करने के बारे में फैसला दिया कि उनके भी आईनी हुकूक हैं और उन्हें भी सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, आई होप के नए जो कानून है उसमें ना सिर्फ इंडक्ट होगी बल्कि जो जुर्माना है 1890 के एक्ट में वो कम से कम जो है वो 50 रुपए है, उस ज़माने में बहुत होता होगा। तो अब जो नया बिल ला रहे हैं उसमें आप क्या तादीबी कार्रवाइयाँ तजवीज़ करेंगे, जुर्माने और कैद समेत, के जिसकी वजह से कुछ तो लोगों को होश के नाखुन लें? बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है। और इसमें जो लॉ की जो ड्राफ्टिंग हम कर रहे हैं, जो इनिशियल स्टेजेस पे है अभी, उसमें हम इसी चीज को फोकस कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अवेयरनेस रेज करने की जरूरत है कि भाई जो वाइल्ड लाइफ हो या आपके पेट एनिमल्स हो, उनके रूल्स होते हैं। आप उनको बगैर रूल्स रेगुलेशंस के यू कैन नॉट अलाउ पीपल के वो आप पेट कहीं से भी ले लें, फार्मिंग करें। और उसके अलावा जब आपने घरों में रखा हो या वाइल्ड लाइफ में हो तो उनके जो रूल्स हैं, जो उनके जो रेगुलेशंस हैं, वो एक प्रॉपर सेट होने चाहिए। आप उनको फॉलो करें तब ही आप पेट कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं रख सकते। तो इसमें जो जुर्माने के अलावा सर, इसमें वसीम साहब इसके सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट काम है अवेयरनेस का, जिसमें हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, बाकी मीडिया से भी, कि जब हम इसको प्रोग्राम को लॉन्च करें तो इसमें प्रॉपर तरीके से सेगमेंट्स पे बात होनी चाहिए कि जो लोगों ने घरों में जानवर रखे हुए हैं या इवन रैलीज के अंदर लोग जानवर पॉलिटिकल लेके आते हैं, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली डिसअलाउड होना चाहिए, वो चाहे जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो। और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ को अगर कोई अब्यूज करता है तो उसके ऊपर भी जो जुर्माना, वो तो जुर्माना तो बहुत दूर की बात है, उसमें कैद होनी चाहिए, ताकि ये एक मिसाल बन जाए कि भाई जो भी लिविंग क्रीचर है वो उसका उतना ही राइट हासिल है उसको इस मुल्क में रहने का कि जो कि इंसानों का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लुकिंग फॉरवर्ड के सलमान, आप जब ये पॉलिसी लेकर के आते हैं, चलें अच्छी बात है, एटलीस्ट कोई तो सोच रहा है, मगर कराची की हद तक कम से कम जो अच्छा, अब मसला ये है कि वही है, लेकिन मैं बहुत ही ज़ाहिर है चूँकि बुनियादी तौर पे तो मायूस आदमी हूँ ना, मायूस नफ्सियात है मेरी। अब मेरे जहन में फटाफट सवाल आ गया कि जो कवानीन हैं वो तो ठीक है, वो बन जाते हैं, कागज़ में भी रहते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उन कवानीन को, क्या उन्हें वो कानून याद रहते हैं? मसलन तिलवर का शिकार अगर हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून बन सकता है, या जो गेम वार्डन्स हैं वो कहते हैं साइट पकड़ के बस कर लो, हैं ये जो चीज़ें हैं। तो अवेयरनेस की बात की। अच्छा, अवेयरनेस का मसला ये है कि जब सर पे डंडा होता है ना, और वो ये भी खौफ होता है कि ये चल भी सकता है, हाँ। तो अवेयरनेस खुद ब खुद आ जाती है। अब मसलन मैं जब जाता हूँ UAE, और मैं फ़र्ज़ करें दुबई एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, तो मुझे वहाँ के कवानीन की उस तरह से अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन चूँकि मैं देखता हूँ कि बहुत जो सब लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो मैं भी उसी में लग जाता हूँ, वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट अवेयरनेस हो जाती है। तो निरी अवेयरनेस जो है उससे अगर काम हल हो सकता है तो आज हम ये सेगमेंट ना कर रहे होते, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है गेम्स का, कि जो रूरल एरियाज हैं बिलखुसूस, पहले तो रीछ और कुत्ते की भी लड़ाई होती थी, लेकिन अब खाल है, सूअर और कुत्ते की, लेकिन मुर्गों की तो अब भी है, शर्तें वर्तें लगती हैं। तो आई होप कि जो नया कानून है उसके इहाते में ये चीज़ें भी आएंगी, और वहाँ की जो पुलिस है वो भी उनको पढ़ेगी। वेल, पुलिस का तो पता नहीं, लेकिन मसला ये होता है कि कानून तो बन जाता है, फिर उसके नीचे जो रूल्स बनने में ना वो 1.5-2 साल वो लग जाते हैं, और वो रूल्स आगे तक पहुंचते में बड़ा वक्त लगता है। तो लेट्स होप कि सही है।
क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।